तैयारी डेफिनेटली डिफर करती है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आता है थोड़ा फैक्ट बेस आता है, थोड़ा सा हरियाणा जीके भी इसमें आती है, और इसमें जो सीसेट होता है उसके मार्क्स लगते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, शायद अब सीसेट के मार्क्स नहीं लगेंगे, बट मेरे टाइम पे लगे थे। तो मैंने सर 10-15 दिन पहले एक गोयला क्लासेस है चंडीगढ़ में, उसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी, और मैंने 10-15 दिन सर खूब टेस्ट दिए। मार्च 31 को अगर पेपर था तो 15 दिन। अब उसको मैं यूपीएससी के लिए शायद नेगेटिव हो गया था कि बिल्कुल तैयारी छूट गई थी, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो सर वो जो टेस्ट सीरीज थी काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो वो पूरा बैकग्राउंड कि पिछले 3-4 साल में क्या सवाल आए तो उनसे रिलेटेड सवाल इसमें वो देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज हमारा जो मेंस का एक क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपके आईआर से। आईआर मींस इंटरनेशनल रिलेशन, राइट। तो देखिए जो आईआर होता है उसको आप तभी समझ सकते हैं जब आप करंट से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं। वाकिफ़ मीन्स नोन होते हैं, राइट। तो आईआर को तैयार करने का तरीका सबसे बेस्ट यही है कि आपने करंट से अपने आप को अपडेट रखना है, राइट। तो देखिए सबसे पहले एक सिलेबस देख लेते हैं, और जो आपका एचसीएस का जो सिलेबस है उसके लिए एक अलग से हम वीडियो लेके आएंगे जिसमें जो भी हमारी स्ट्रैटेजीज हैं वो आपके साथ शेयर की जाएगी। फिलहाल हम अभी जो आईआर का जो लेक्चर लेने जा रहा हूं मैं आपका, तो उसमें पहले सिलेबस देख लेते हैं, राइट। देखिए सिलेबस में क्या है, ये जो जीएस सेक्शन है आपका उसका जो पार्ट 2 है उसमें आपको दिखेगा जो इंडिया एंड द वर्ल्ड है, ये आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। और यहां पर इंडिया एंड द वर्ल्ड यानी कि भारत और भारत को छोड़कर जितने भी देश हैं उनके साथ भारत के कैसे संबंध हैं वो हमने देखने होते हैं, राइट। उदाहरण के तौर पर जैसे जितनी भी ट्रीटी मतलब संधि पे जो हस्ताक्षर होते हैं वो देखा जाता है, और जो भी हम जो एमओए या एमओए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन करते हैं वो भी हम देखेंगे। एंड डोंट वरी, ये क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये देखेंगे कि यहां पर क्या देखा जा रहा है कि कैंडिडेट्स अवेयरनेस ऑफ इंडियाज रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इन वेरियस स्फेयर सच एज फॉरेन अफेयर, एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड रिलेटेड मैटर्स। देखिए जो आपकी सिक्योरिटी होती है वो जीएस में 2 तरीके से पढ़ी जाती है, और आपके जो सिलेबस है एचसीएस का उसमें अलग अलग तरीके से बताई गई है, राइट। एक होती है इंटरनल सिक्योरिटी, उसके लिए अलग वीडियो हम लाएंगे, और एक होती है एक्सटर्नल सिक्योरिटी, वो हमारे आईआर में ही कवर हो जाएगा। आई रिपीट, जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती है वो हमारे आईआर में कवर हो जाता है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हम उसको सिक्योरिटी वाले सेक्शन में हम रखेंगे, राइट। तो ये बात याद रखनी है आपने। आगे हम देखेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स, जो सी वाला सेक्शन है इसका, ये भी आपका आईआर में कवर हो जाएगा। पार्ट ए, पार्ट 2 का देखेंगे। पार्ट ए में जो भी बता रखा है इंडिया एंड द वर्ल्ड, और पार्ट सी जो है जो बात करता है 10 पार्ट इंक्लूड क्वेश्चन ऑन इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन वर्ल्ड अफेयर एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। ये एक ओवरलैपिंग होती है इकोनॉमिक्स से, जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं जैसे कि डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसमें भी हम पढ़ेंगे, राइट। तो ये ओवरलैपिंग जो है एक इकोनॉमिक्स से होगी और एक पॉलिटिकल एस्फेयर में होगी। तो मैं कोशिश करूंगा एज एन पॉलिटिकल टीचर कि मैं इसको पॉलिटी में रखूंगा, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। तो ऐसे आपने पहले अपना सिलेबस को समझना होता है, उसका क्या स्फेयर है, उसका क्या दायरा है वो हमें समझना होता है, राइट। तो उसी के हिसाब से हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप कि recently India has informed Pakistan of its intention to amend the Indus Water Treaty। मैंने हमेशा कहा है, कीवर्ड देख लीजिए, इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। इस पे आपने क्या करनी है, टिप्पणी करनी है, कमेंट करना है। कमेंट में आपको ये फायदा होता है, हमेशा याद रखिएगा, जब भी कमेंट लिखा है तो आप कमेंट में आप जो आपकी पर्सनल थिंकिंग है, जो आप खुद सोचते हैं, वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक। यू कैन थिंक इन अ पॉजिटिव वे एज वेल एज नेगेटिव वे। बस इतना याद रखिएगा, जब भी आप सरकार की किसी नीतियों को क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, तो वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। यानी कि आपने अगर जिन जिन पॉइंट पे आलोचना करी है उनका आपने सुझाव भी देना है, उसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव
क्रिटिसिज्म। तो कमेंट का ये फायदा होता है, इसमें आप नेगेटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉजिटिव भी, राइट। और जरूरी नहीं है कि आपने इसको नेगेटिव इस्तेमाल करना, अगर आपको लगता है कि ये नेगेटिव नहीं है तो आपने नेगेटिव नहीं लिखना है। इसीलिए सबका सोचना अलग होता है, इसीलिए मीन्स राइटिंग सबकी अलग हो जाती है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक कोट है एपीजे कलाम साहब का, जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नाम से जाने जाते थे। तो इन्होंने कहा है, क्रिएटिविटी इज सीइंग द सेम थिंग बट थिंकिंग डिफरेंटली। कि क्रिएटिविटी क्या है कि आप किसी वस्तु को देखते हैं परंतु उसको देखने का नजरिया आपका दूसरा होता है। एक उदाहरण मैं देता हूं। तो बेसिकली मैं कल मॉर्निंग बाइक से आ रहा था ऑफिस की तरफ, तो मैंने देखा लेफ्ट साइड जेल है, लेफ्ट साइड में जेल है। तो देखिए हर कोई उसे जेल समझेगा, पर मेरा माइंड, क्योंकि पॉलिटिकल माइंड है, पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शनल है, तो मेरे माइंड ने उस जेल को क्या समझा? मेरे माइंड ने उस जेल को समझा कि भारत जैसे लोकतंत्र जैसे देश में, जहां भारत में लोकतंत्र है, जेल एक उदाहरण है तानाशाही का, तानाशाही, डिक्टेटरशिप का। यानी कि भारत के अंदर भी तानाशाही है। कहां? जेलों में। क्योंकि जेलों में आपके काफी अधिकार, जितने भी मौलिक अधिकार है, वो खत्म कर दिए जाते हैं, राइट। आर्टिकल 21 जो है वो आपका तभी तक साथ देगा जब तक आपने अपराध नहीं किया है। जब आप अपराध करते हैं तो आप आर्टिकल 21 से बाहर हो जाते हैं, राइट। नोट करेंगे, आपका अपराध इतना संकीर्ण नहीं होना चाहिए कि आर्टिकल 21 पूरी तरह से आपसे छीन लिया जाए, राइट। आप किसी को जान से मार देते हैं इंटेंशनली, तो आर्टिकल 21 पूरा आपसे छीन लिया जाएगा, यानी कि आपको, आपके जीवन से आपको हटा दिया जाएगा, यानी कि फांसी की सजा आपको दे दी जाएगी। तो देखिए मैंने जेल को कैसे देखा? एक तानाशाही के रूप में, लोकतंत्र नहीं देखा। तो यही एक उदाहरण है इसका, जो आपको पता होना चाहिए। आपका देखने का नजरिया और लोगों से अलग होना चाहिए अगर आपको आगे लाइफ में पढ़ना है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो कीवर्ड है वो है इंडस वाटर ट्रीटी। ये क्या था? जिसको आप सिंधु नदी भी जानते हैं, इंडस को सिंधु भी कहा जाता है। इसी सिंधु की वजह से जो अरब्स थे, जो मुस्लिम शासक थे पहले के, उन्होंने भारत को हिंदुस्तान नाम से दिया, क्योंकि 100 को वो लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, अरब्स, राइट। तो सिंधु से ही नाम पड़ा हिंदुस्तान। तो देखिए ऐसे में जो हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस वाटर ट्रीटी। तो इसकी जो शुरुआत, जिसका जो बैकग्राउंड हम देखेंगे वो एक हिस्टोरिकल एंगल से देखेंगे कि इसमें ये जो ट्रीटी है, जो ये संधि है, वो कब साइन हुई, क्यों साइन हुई, क्या दिक्कत थी, राइट। तो आइए शुरू करते हैं इसका ऐतिहासिक पहलू। तो देखिए जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये दो देशों के मध्य इसमें हस्ताक्षर हुए। वो दो देश हैं आपके, भारत और पाकिस्तान। और ये यहां पर आप देखेंगे कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो 19 सितंबर 1960 को हुआ है। आई रिपीट, 19 सितंबर 1960 को हुआ है। अब इसमें एक प्रश्न है, यहां पर आप नाम देख रहे होंगे विश्व बैंक का, यानी कि वर्ल्ड बैंक का। यहां पर वर्ल्ड बैंक का क्या रोल था? वर्ल्ड बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। देखिए जैसे अगर मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशन की, वर्ल्ड बैंक की, इस तरह के जो संस्थान है, अगर आप इनको एक एंगल से देखेंगे, एक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो आपको क्या दिखेगा? ये लोग चाहते थे, ये बनाए ही इसलिए गए थे कि अब विश्व में शांति बनी रहे, यानी कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, राइट। तो कोशिश ये की जा रही थी इन संस्थानों द्वारा, जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे वर्ल्ड बैंक, कोशिश ये की जाती है कि किसी भी देश में जो दुश्मनी है उसको कम किया जाए। खत्म तो नहीं की जा सकती क्योंकि विवाद तो हमेशा रहेंगे, तो विवादों को कम करना। तो इसीलिए जो भारत और पाकिस्तान बटा, अब देखिए बटना, जो सीमा होती है वो तो जमीन पे खिंचती है ना। अब कभी कभी ऐसा होता है जो नदियां होती हैं वो तो सीमा नहीं मानेंगी ना, या तो आप एक काम करिए, पूरी सी एक दीवार खड़ी कर दीजिए, तब नदी एक देश से दूसरे देश में नहीं आएगी। पर अगर वो दूसरे देश में नहीं आएगी तो बिना जल के जो जीवन है वो तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसीलिए भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ तो समस्या आई कुछ नदियों की, और बहुत सारी नदियां ऐसी थी जिनका जो उद्गम स्थान था, जहां से वो सोर्स था उनका, जो वो था भारत, राइट। तो एक संस्थान ऐसा चाहिए था जो ये समझौता करा सके दोनों देशों के बीच, यानी कि पाकिस्तान और भारत के बीच, कि नदियों का विभाजन
किस स्तर में होगा? हाउ द रिवर्स विल बी डिवाइडेड अमंग इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये जो भूमिका निभाई है, ये निभाई है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने जब हस्तक्षेप किया, इंटरफेयर किया, तभी ये दो मुल्क हैं जो ये कहीं ना कहीं आज भी पानी के लिए बहुत ज्यादा नहीं लड़ रहे हैं। तो ये बात याद रखेंगे। तो इंटरमीडिएट किसने करा है? वर्ल्ड बैंक ने, राइट। अब देखिए आगे क्या है कि यहां पर आप अपनी जो स्लाइड है उसमें राइट साइड में देख पा रहे होंगे, ये दो नदियां हैं। जैसे इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं इंडस, तो आपने याद रखनी है। एक सेकंड, पेन। इंडस आपने याद रखनी है। और इंडस के बाद हमें एक शॉर्टकट होता है JCRBS। JCRBS, जे से झेलम, सी से चेनाब, आर से रावी, बी से बियास और एच से सतलज। तो ये नदियां हैं। अब इसमें देखेंगे, ध्यान देंगे हम एक बात, इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं। डिवाइड देखिए मैं कैसे कर रहा हूं इसको, ऐसे। जो ऊपर की हैं जिनको हम ईस्ट फ्लोइंग मानते हैं, ईस्ट, जो ईस्ट फ्लोइंग तीन है, इंडस, झेलम और चेनाब, इस पे जो ज्यादा अधिकार है वो पाकिस्तान का है। और जो ये वेस्ट हैं, वेस्ट यानी कि पश्चिम वाली जो है रावी, बियास, सतलज, इस पे जो अधिकार है ये भारत का है, राइट। ये डिसाइड किया गया। अब अधिकार में यहां ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि पानी जो है इसका, अगर मैं बात करूं इंडस अगर पाकिस्तान के हिस्से में है तो उसका पानी सिर्फ पाकिस्तान यूज करेगा, ऐसा नहीं है। मतलब इसमें एक वर्चस्व दे रखा है कि अगर भारत इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी में कुछ बनाएगा तो उसका अधिक भाग कौन इस्तेमाल कर सकता है? अधिक भाग कौन इस्तेमाल कर सकता है? पाकिस्तान। इस तरह से ये विभाजन है, राइट। तो ये बात याद रखेंगे जो मैंने आपको बताया डिवीजन कैसे हुआ है। तो ये डिवीजन मैंने बता दिया आपको। देखिए 3 ईस्टर्न रिवर्स जो है रावी, बियास और सतलुज, ये तो मिली इंडिया को मिली है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया इस्तेमाल करेगा, ज्यादा भाग इंडिया इस्तेमाल करेगा, ज्यादा कंट्रोल किसके पास रहेगा? इंडिया पे। और बाकी जो है इंडस, झेलम और चेनाब, इस पे ज्यादा कंट्रोल किसका होगा? पाकिस्तान का। ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे। अब देखिए, अब ये जो है वर्ल्ड बैंक ने 1960 में मिलके ये सॉल्यूशन निकाल दिया। अब वर्ल्ड बैंक के पास और भी तो काम है, तो वो बार बार तो इसको नहीं देखेगा। तो इसी ट्रीटी में, इसी संधि में एक आयोग की बात की गई। आयोग की बात की गई जो एक स्थायी आयोग होगा, परमानेंट कमीशन होगा। तो उसको कहते हैं PIC, परमानेंट इंडस कमीशन। याद रखेंगे, ये आज भी बैठक करता है। हर 5 वर्ष में ये एक सुपरविजन का काम करता है, देखता है कि नदियां ठीक चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, जो बंटवारा हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बिना पूछे डैम बना दिया गया है, कैनाल बना दिए गए हैं। तो ये हर 5 वर्ष में एक बार ऐसा ब्यौरा करता है ये आयोग, और हर वर्ष ये बैठक करता है ये आयोग, राइट। ये बात याद रखेंगे। तो ये जो PIC है ये भी बनाया गया, जो 1960 की ट्रीटी थी उससे बनाया गया, और इसका काम है जो मैंने अभी आपको बताया, देख रेख करना। अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो अपने स्तर पे इस विवाद को खत्म कर देना, राइट। तो ये बात याद रखेंगे PIC के बारे में। और PIC में आप ये जो स्लाइड देख रहे हैं, इसमें जो आयुक्त होते हैं, जो कमिश्नर होते हैं, ये पाकिस्तान के भी होते हैं और भारत के भी होते हैं। यानी कि इस आयोग में जो एक पावर है वो इक्वली डिवाइडेड है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट। आगे देखते हैं। अब राइट ओवर रिवर्स, जो मैंने अभी बताया था कि जो पश्चिमी नदियां हैं वो भारत के कंट्रोल में है, और जो पूर्वी नदियां हैं जैसे इंडस, झेलम, चेनाब, ये जो पूर्वी नदियां हैं ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो ये आपको देखेंगे, ये जो ये एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट क्या होते हैं? एनेक्स्चर में होते हैं। एनेक्स्चर मतलब सिंपल सी बात है, एक पॉइंट होते हैं, मतलब एनेक्स्चर में लिखा रहता है। एनेक्स्चर में नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2, नंबर 3। तो एनेक्स्चर C जो है, जो IVT, इंडस वाटर ट्रीटी का जो एनेक्स्चर C है, वहां पर वो बात करता है कि जो ये नदियां हैं जैसे झेलम, चेनाब और इंडस, जो पाकिस्तान के हिस्से में है, ज्यादा जो वर्चस्व है वो पाकिस्तान का रहेगा। वहां पर एनेक्स्चर C कहता है कि इंडिया इन नदियों से एग्रीकल्चर यानी कि खेती का इस्तेमाल कर सकता है, राइट। इन नदियों से क्या कर सकता है? खेती का इस्तेमाल, राइट। और एनेक्स्चर D जो है वो पावर देता है
कि वो इन नदियों में रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सकता है। कीवर्ड है रन ऑफ द रिवर। अब ये रन ऑफ द रिवर क्या होता है? रन ऑफ द रिवर ये होता है कि आप इन नदियों में एक इस तरह का डैम बना सकते हैं जहां पर नदियों का पानी कम से कम स्टोर हो, ना के बराबर स्टोर हो। यानी कि वो रनिंग वाटर से ही आपने अपना जो टरबाइन है वो घुमाना है बिजली उत्पन्न करने के लिए, राइट। यानी कि आपने बड़े बड़े डैम नहीं बनाने, स्टोर नहीं करना पानी को। तो ये एनेक्सर डी पावर देता है किसको? भारत को, कि वो इंडस, झेलम और चेनाब में क्या बना सकता है? इस तरह के छोटे डैम जहां पर ज्यादा पानी स्टोर नहीं किया जा सकता, राइट। तो इसे कहते हैं रन ऑफ द रिवर। अब देखिए, जो मैंने बताया अभी, इसमें जो आयोग बनाया गया है, जो अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए, एक विवाद को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट होता क्या है? डिस्प्यूट की परिभाषा है जहां डिस्कशन पूरी तरह फेल होता है वहां पर डिस्प्यूट अराइज होता है। आई रिपीट, जहां डिस्कशन पूरी तरह फेल होता है वहां डिस्प्यूट अराइज होता है, राइट। तो यानी कि अब यहां पर एक मैकेनिज्म बनाया है डिस्प्यूट का, यानी कि डिस्कशन पूरी तरह जब खत्म हो जाए, मान ही नहीं रहा है, पाकिस्तान अपनी बात रख रहा है, भारत अपनी बात रख रहा है, ये एक दूसरे की मान ही नहीं रहे, तो आ जाता है डिस्प्यूट। अब उस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व किया जाए, तो उसके लिए एक चरण बनाया गया है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो आप देख सकते हैं पहला स्टेप क्या है? इंडस कमिश्नरी, जो मैंने अभी आपको बताया, जो एक कमीशन बनाया गया है, परमानेंट इंडस कमीशन, PIC। सबसे पहले अगर जो डिस्प्यूट होगा उसके लिए सॉल्व कौन करेंगे? इंडस कमिश्नर्स जो है। इंडस कमिश्नर का मतलब क्या हो गया? भारत और पाकिस्तान के जो कमिश्नर है, ये जो आयोग बना था, राइट। अगर ये भी नहीं सॉल्व कर पाया तो आएगा न्यूट्रल एक्सपर्ट। यहां पर न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो है वर्ल्ड बैंक, क्योंकि इसी ने ही मीडिएशन किया था, मध्यस्थता करी थी। तो न्यूट्रल एक्सपर्ट मतलब ना वो पाकिस्तान का होगा ना वो भारत का होगा, यानी कि न्यूट्रल होगा, राइट। और जो थर्ड है वो लास्ट में जाएगा ये मैटर कोर्ट पे, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो कोर्ट होते हैं, जैसे ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इस तरह के कोर्ट होते हैं, तो उस कोर्ट में ये जाएगा मैटर। लास्ट में कहां जाएगा? कोर्ट में। तो ये एक स्टेप बनाए गए हैं अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, क्या भारत और पाकिस्तान का ये जो इंडस को लेके इतिहास में कोई डिस्प्यूट हुआ है? इस आयोग के आने के बावजूद भी क्या डिस्प्यूट हुआ है? बिल्कुल हुआ है। देखिए, हिस्ट्री ऑफ डिस्प्यूट देख लेते हैं। अब हम बात करें सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की। तो इसमें क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने इसमें ऑब्जेक्शन कर दिया था जब भारत ने इसमें डैम बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि पाकिस्तान को लगा कि अगर भारत इसमें डैम बनाएगा, हालांकि एनेक्स्चर जो डी है, डी फॉर डोक, वो पावर देता है चेनाब नदी पे भारत को डैम बनाने की, पर रन ऑफ द रिवर वाला, याद है, मतलब पानी ना के बराबर स्टोर करना है। तो भारत वही कर रहा था, इस तरह का डैम नहीं बना रहा था कि पानी बहुत ज्यादा स्टोर हो, परंतु पाकिस्तान में फिर भी इसका विरोध किया बिना किसी सुपरविजन के, राइट। तो ये हुआ था। हालांकि ये मैटर फिर कुछ 8-9 सालों में चला और रिजॉल्व हो गया। तो बगलीहार प्रोजेक्ट आज भी आपको दिखता है, आपने देखना है कौन सी नदी में है, हालांकि मैंने एक हिंट दे दिया है, राइट। तो पाकिस्तान ऑब्जेक्टेड बगलीहार प्रोजेक्ट, ये मैंने आपको बता दिया है, और आपने ये भी याद रखना है कि बगलीहार प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे है, ठीक है। तो यहां से ऐसे शुरुआत हुई थी। तो वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है वो है किशनगंगा प्रोजेक्ट का। जैसे कि आप देख रहे होंगे, किशनगंगा एक प्रोजेक्ट है भारत का, वो बनाया जा रहा है किशनगंगा नदी पे। किशनगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? झेलम की। झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है किशनगंगा, वहां पर बनाया जा रहा है एक प्रोजेक्ट, ये आप देख पा रहे होंगे। अब यहां पर क्या है कि एक ऑब्जेक्शन उठा है भारत की तरफ से, माफ कीजिएगा पाकिस्तान की तरफ से। द रीसेंट नोटिस अपेयर टू बी द fallout of long standing dispute over 2 hydroelectric power project that is India is constructing। एक है आपका किशनगंगा, राइट, और दूसरा है आपका, एक सेकेंड, दूसरा वाला मिस हो रहा है इस स्लाइड में। चलिए, दूसरा जो है वो चेनाब नदी पे ही है। किशनगंगा जो है वो तो किशनगंगा पे बन रहा है, और एक दूसरा बन रहा है वो चेनाब नदी पे बन रहा है, राइट। और चेनाब नदी पे जो बन रहा है, जो डिस्प्यूट में है, उसका नाम आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। हालांकि इसके एंड में मैं बता दूंगा आपको, फिलहाल हम देखेंगे, तो ये बात याद रखेंगे। अब देखिए, अब किशनगंगा वाला जो मैटर है
अब मैंने अभी आपको एक स्लाइड दिखाई है, देखिए ये, इसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या है। पहला कमीशन के पास जाएगा जो आयोग बनाया गया था इस संधि द्वारा, उसके बाद ये न्यूट्रल बॉडी के पास जाएगा, उसके बाद वो कोर्ट में। पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने सीधे चले गए हैं कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। सीधे कहां चले गए, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। जो ये किशन गंगा वाला जो आपत्ति हुई है उसमें वहां पहुंच गए हैं, ठीक है। अब देखेंगे, अब यहां पर इंडिया ने ये विवाद किया है, एक तर्क दिया है, विवाद नहीं बोलेंगे, तर्क दिया है कि पाकिस्तान ने जो रिक्वेस्ट करी है फॉर द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये वॉयलेट करता है संधि के जो एक नियम दिया है संधि में 1960 वाली में कि कैसे डिस्प्यूट होगा, तो उस डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, उसका पालन नहीं किया है पाकिस्तान ने। यानी कि नंबर 1 आयोग, नंबर 2 न्यूट्रल बॉडी, नंबर 3 आर्बिट्रेशन। पाकिस्तान सीधे कहां चला गया, आर्बिट्रेशन कोर्ट पे। कहां चला गया है, आर्बिट्रेशन कोर्ट पे। तो यहां पर इंडिया ने यह आपत्ति जताई है, राइट। अब देखिए, किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है वो अभी न्यूज में भी काफी चल रहा है, ठीक है, मार्च के महीने में काफी न्यूज में था। तो किशन गंगा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अबाउट किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वो क्या है, ये लोकेटेड है 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ दी बांदीपुर इन जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का जो बांदीपुर है उससे 5 किलोमीटर नॉर्थ में है। 37 मीटर टॉल ये कंक्रीट का बनाया जा रहा है, ये आप देख रहे होंगे, जहां पर स्टोरेज किया जाता है, फिर पानी को नीचे बहाया जाता है जिससे कि टरबाइन को घुमाया जा सके, राइट। तो ये है इसका डेटा, और आगे देखेंगे। अच्छा, अब ये जो मैटर क्या है, ये गया है आर्बिट्रेशन कोर्ट में, पर उससे पहले देखेंगे इसकी जो कैपेसिटी है वो है 330 मेगावाट की। ऐसे आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे मैच द फॉलोइंग में मिल जाते हैं कभी कभी आपको क्वेश्चन, और मेंस में अगर इसे कोट कर पाते हैं तो आप अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इसकी जो कैपेसिटी है वो 330 मेगावाट की है, 330 मेगावाट। अब देखिए, इस जो प्रोजेक्ट है इसको चलाने के लिए ये जो आपका किशन गंगा नदी है उसका जो पानी है उसको डाइवर्ट किया जाएगा। डाइवर्ट करना मतलब उसको उस जगह से टनल के द्वारा डाइवर्ट किया जाएगा इस जो प्रोजेक्ट है इसमें। इसीलिए पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो पानी हम तक आता है वो पानी कम हो जाएगा, राइट। आगे देखते हैं। ये जो शुरुआत हुई थी इस प्रोजेक्ट की, ये हुआ था 2007 में, और यहां पर मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने इसमें ऑब्जेक्शन किया है कि ये हमारा कहीं ना कहीं जो फ्लो है पानी का वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये किशन गंगा ही पाकिस्तान में किस नाम से जानी जाती है, नीलम नदी। पाकिस्तान में जो नीलम नदी है वही भारत में किशन गंगा नदी है, तो नीलम नदी का पानी कम हो जाएगा, ये पाकिस्तान की तरफ से तर्क दिया जा रहा है। अब देखिए, ये जो मैटर है जब पाकिस्तान ने इसे सीधे कोर्ट में डाल दिया था, तो जो हेग है, जहां हेग आप जानते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में ही है, तो हेग में क्या है कि वहां की जो कोर्ट है उसने कहीं ना कहीं जो डिसीजन दिया है वो भारत के पक्ष में ही दिया है कि भारत किशन गंगा का जो पानी है उसको अपना जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है उसमें डाइवर्ट कर सकता है, परंतु ये कंडीशन है, कंडीशन ये है कि वो पानी ज्यादा स्टोर ना करे, वो पानी ज्यादा स्टोर ना करे। तो यहां से आपने एग्जाम वाइज क्या समझना है कि कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसने भारत का ही पक्ष लिया है, परंतु कुछ शर्तों, राइट। अब देखिए, यहां पर ये बात हमने देख लिया किशन गंगा प्रोजेक्ट वाला। अब यहां पर हम देखेंगे वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड मतलब आप अपने एंड से इसका समाधान देते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जब भी कमेंट होता है, कमेंट में आपको आलोचना भी कर सकते हैं। अगर आलोचना आपने नेगेटिव करी है या पॉजिटिव करी है कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव करी है तो उसका पॉजिटिव भी बताना होता है आपने, और लास्ट में आप सॉल्यूशन जरूर दीजिए। अगर आप बताते हैं कोई समस्या, और यहाँ तो समस्या ही है, डिस्प्यूट है ना, तो समस्या क्या दीजिए। सबसे पहला आप कहेंगे कि यहां पर बातचीत और संवाद होना चाहिए, यानी कि नेगोशिएशन एंड डायलॉग होने चाहिए, यानी कि पहले बातचीत होनी चाहिए, कुछ भारत को पाकिस्तान की माननी पड़ेगी और कुछ पाकिस्तान को भारत की माननी पड़ेगी। तो ये आपने पहला सॉल्यूशन दे दिया कि बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म सच एज पिक है ना, जो बनाया था 1960 की संधि से, जो आयोग बनाया गया था जिसमें आयुक्त भारत और पाकिस्तान दोनों के थे, तो उस स्तर में इसे सॉल्व करना चाहिए, राइट। कि आउटसाइडर जो है, जो थर्ड जो न्यूट्रल पार्टी है, उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद ही घर की बात है, घर में ही निपटा देनी चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निकल सॉल्यूशन। अब देखिए, जो टेक्निकल सॉल्यूशन है, जैसे कि अगर पानी, वो कह रहे हैं कि हमारे पास पानी नहीं आ पा रहा है इतना, तो उसको एक मेजरमेंट होना चाहिए कि आपने उसको अच्छी तरह समझना चाहिए कि रियलिटी क्या है, क्योंकि टेक्निकली मतलब हो गया कि रियलिटी की बातें करना।
ग्राउंड की बातें करना, राइट। तो यहां पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्यूट रिलेटेड टू बगलीहाट डैम प्रोजेक्ट वर रिजॉल्व थ्रू दी टेक्निकल सॉल्यूशंस। यानी कि आपने कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक तरीके से प्रॉब्लम को देखा और उसका एक कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकाला, तो उसको सॉल्व कर दिया। तो ये इतिहास में भी देखा गया है, पास में भी देखा गया है बगलीहाट डैम के विवाद में। तो ये सॉल्व कैसे हुआ था? एक साइंटिफिक अप्रोच से, राइट, यानी कि एक प्रैग्मेटिक अप्रोच से। प्रैग्मेटिक मतलब क्या होता है? पहले रियलिटी को समझना, प्रॉब्लम क्या है उसे समझना, फिर इसको सॉल्यूशन निकालना, उसे हम कहते हैं साइंटिफिक अप्रोच या टेक्निकल अप्रोच। फिर एक और देखिए, मीडिएशन। मीडिएशन मतलब है अगर नेगोशिएशन फेल हो जा रहा है, मतलब भारत पाकिस्तान एक मत पे नहीं आ पा रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं? फिर थर्ड पार्टी को देख सकते हैं, जो कहीं ना कहीं उसमें भी लिखा हुआ है आपके जो कमीशन वाला था पॉइंट, जहां पर ये बात निकली थी कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो थर्ड पार्टी में कौन आएगा? जैसे कि हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक आ सकता है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक और ऑप्शन है कि कानूनी उपाय, लीगल रिसोर्सेस होनी चाहिए। यानी कि देखिए, जब भी कोई एग्रीमेंट होता है उसमें पॉइंट क्लॉज लिखे हुए होते हैं साफ। जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं, हमने देखा है कि अगर मैं दो नदियों को कंपेयर करूं, एक चेनाब को कंपेयर करूं और एक बियास को कंपेयर करूं, तो चेनाब जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में ज्यादा गया है, चेनाब, और बियास की बात करूं भारत के हिस्से में, राइट। तो कहीं ना कहीं ये क्लॉज भी हमने देखने चाहिए, जो भी एग्रीमेंट में हमने लिखा है, जो लीगल कानूनी तरीका होता है उससे भी हमने इसको सॉल्व करना चाहिए, राइट। तो ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है हमारी जो हमें पता होनी चाहिए, राइट। अब देखिए, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये एग्जाम वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। देखिए 2021 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में ये जो उनका प्रीलिम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, ये बात याद रखेंगे, 2021 में। और इसमें पूछा था कि विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स, 4 नदियां दी हैं, 3 ऑफ देम पोर इनटू वन ऑफ देम विच जॉइन द इंडस डायरेक्टली, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन ऑफ सच रिवर दैट जॉइन द इंडस। यानी कि इनमें से, ये चारों नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जो इंडस को सीधे तौर पे मिल जाती है, क्योंकि ज्यादातर आप इस तंत्र को देखेंगे वो आपस में पहले मिलती हैं फिर जाके इंडस से मिलती हैं। तो इनमें से कौन सी नदी है जो डायरेक्ट इंडस से मिल जाती है, ये बात उठाई जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सुतलज, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब इस तरह से देखिए 2019 में भी पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। तो ये चेनाब में क्या है, ग्लेशियर की बात पूछी गई। ग्लेशियर आपको पता ही है, ग्लेशियर पिघलता है तो नदियां बनती हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहां पर देखिए चेनाब का भी नाम आ रहा है, तो इसमें पूछा जा रहा है कौन कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है वो है मिलाम, मंदाकिनी और जेमू मनस। तो यानी कि राइट आंसर है 3 और 5, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मेंस रिलेटेड क्वेश्चन। 2016 में पूछा गया है कि प्रेजेंट एन अकाउंट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई 1960 वाली, ठीक है, अकाउंट देना है उसको, उसमें क्या क्या है, क्या क्या जो बातें हैं वो है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताई हैं। एंड एग्जामाइन इट्स इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंप्लीकेशन इन कंटेस्ट ऑफ चेंजिंग बायलैटरल रिलेशन। देखिए इसकी वजह से, क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं। देखिए जब ये 1960 में ये संधि पे हस्ताक्षर हुए थे, राइट, तब इतने डैम तो नहीं थे ना, जैसे किशनगंगा तो 2007 में बनना शुरू हुआ। तो इस तरह से डैम बनते जाते हैं, और जब कोई डैम बनता है किसी देश का तो वहां बिजली उत्पन्न होती है, राइट, वहां पर मत्स्य पालन होने लगता है, फिशरीज होने लगती है, तो इकोनॉमी इफेक्ट होती है उस राज्य की या उस क्षेत्र की, राइट। और कहीं ना कहीं ये एक इकोनॉमी में हेल्प करता है, और जिस देश की इकोनॉमी जितनी अच्छी होगी ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं इकोनॉमी लीड करती है पॉलिटिकल पावर को, राइट। तो पूछा ये जा रहा, पहले तो ये इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आप, जरा अकाउंट दीजिए, क्या था ये, आपने अकाउंट दे दिया कि इसकी हस्ताक्षर हुई थी, वर्ल्ड बैंक इसमें आया था, शामिल हुआ था, इस तरह से आपने अकाउंट दे दिया, इसमें एक आयोग बनाया गया, राइट। उसके बाद आपने इसमें आज के हिसाब से डेटा जोड़ लेना है कि इस जो नदियां हैं, जो ये ट्रीटी है आज के समय पे, जैसे बगलीहाट डैम, किशनगंगा प्रोजेक्ट, इस तरह से आपने ऐड करके ये दिखा देना है कि कितना इसमें इकोनॉमिकली हमें फायदा हो रहा है और पॉलिटिकल वाइज क्या अब फर्क हो गया है, राइट। अब आप देखिए वर्तमान में, मैं आपको एक दे रहा हूं इसका एग्जांपल, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछा गया 2016 में, तब लिखने का तरीका इसका अलग था। आज भी ये क्वेश्चन आएगा, देखिए यही क्वेश्चन आ जाएगा 2023 में, तो लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। कैसे? आज केंद्र ने जम्मू एंड कश्मीर को केवल
डायरेक्ट अपने हाथों में ले लिया है, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर को क्या बना दिया है, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बना दिया है। तो यानी कि आज की अगर मैं मीन्स राइटिंग करूंगा तो इसी क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा, माफ कीजिएगा, अलग आ जाएगा। 2016 में लिखा हुआ आंसर अलग होता है, 2023 में इसका लिखा हुआ आंसर अलग होगा। तो ये एक खूबसूरती होती है मीन्स राइटिंग की, समय अनुसार उसके आंसर अपने आप परिवर्तन में चले जाते हैं, परिवर्तनशील हो जाते हैं, चेंजेबल हो जाते हैं, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। अब इसमें जो राइटिंग स्किल है, सिंपल सी बात है। देखिए इंट्रो में आपने जो क्वेश्चन ये आएगा, अगर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है आपका, इंडिया हैड इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान ऑफ इट्स इंटेंशन टू अमेंड द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960, कमेंट, इसमें कमेंट करना है। तो इसका जो इंट्रो आप देंगे, ये देखिए इंट्रो में क्या लिखा है, स्लाइड नंबर 4। तो आइए स्लाइड नंबर 4 पे जाते हैं। ये स्लाइड आपको मिल जाती है। तो इंडस वाटर ट्रीटी इज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दैट वाज साइंड ऑन सितंबर 1960 विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये आपने इंट्रो दे दिया, राइट। अब देखिए आगे क्या है, आगे है कि बॉडी में जो है हमारा 5, 6, 7, 8, 9 ये सब स्लाइडें आ जाती हैं, और 13 to 16 ऑप्शनल है। 13 to 16 जो बात करता है वो किशन गंगा प्रोजेक्ट की करता है। अब देखिए वर्ड लिमिट अगर कम है तो आपने वो किशन गंगा जो प्रोजेक्ट वाली बात है कि वो इतना मेगावाट जो बिजली है उसका उत्पादन करता है, इस नदी पे बनाया जा रहा है, वगैरह वगैरह, वो बातें आप स्किप कर सकते हैं। डायरेक्ट आप 5, 6, 7, 8, 9 जो स्लाइड्स हैं उसकी बात उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे एक बात देख लेते हैं, रिवर कवर्ड दी ट्रीटी प्राइमरली फोकस ऑन 6 मेन रिवर्स। 6 मेन रिवर्स की बात की गई। ये देखिए मुख्यतः प्राथमिकता किसमें दी जाती है, इन 6 नदियों में दी जाती है। आगे हम देखेंगे 6 वाले पे, जो ऊपर की 3 है, जो इंडस है, झेलम है और जो चेनाब है वो गई हैं पाकिस्तान के हिस्से में। जो रावी, बियास और सतलुज है वो है भारत के हिस्से में। अब हिस्से का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ भारत या पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करेगा, इस्तेमाल दोनों ही करेंगे। तो ये बात आपने उठा लेनी है, ठीक है। और PIC जो परमानेंट इंडस कमीशन है उसकी बात भी है कि ये स्थापित किया गया, एस्टैब्लिश किया गया, राइट। तो यहां से आपने ये पॉइंट उठा लेना है। और कंक्लूजन जो है वो स्लाइड 17, 18, 19, 20 में रखा है। कंक्लूजन मैंने बताया था, जिसमें आपने ये बताया था कि कैसे क्या क्या वे फॉरवर्डिंग हो सकती है। जैसे 17 स्लाइड में हम देखेंगे कि नेगोशिएशन एंड डायलॉग होंगे, कि सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि नेगोशिएशन होना चाहिए, अपने स्तर पे बातें खत्म हो जानी चाहिए। अगर तब भी नहीं होती तो उसको टेक्निकल सॉल्यूशन आना चाहिए। बगलीहाट डैम का हमने एक एग्जाम्पल लिया था। फिर है मीडिएशन होना चाहिए, अगर आपसी नहीं हो रहा है तो न्यूट्रल किसी को बुलाना चाहिए, जैसे कि वर्ल्ड बैंक। फिर लास्ट में लीगल रिसोर्सेज होने चाहिए, लीगल रिकोर्स होना चाहिए, मतलब उपाय होना चाहिए। रिकोर्स मतलब उपाय होना चाहिए, यानी कि फिर आपको कहीं ना कहीं हेग जाना पड़ेगा इंटरनेशनल कोर्ट पे, यानी कि अंतिम समाधान है। तो इस तरह की बातें आपने सॉल्यूशन देनी है। यानी कि आपने क्या बात उठाई है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में आपने यही बात उठाई है। देखिए सबसे पहले ये फॉलो किया जाए, फिर ये फॉलो किया जाए, फिर ये नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो यही ट्रीटी में जो बात की गई है सॉल्यूशन की, वही बात आपने कंक्लूजन में दे देनी है, राइट। तो यानी कि संधि को हमने ऊपर रखा है। तो यहां से आपका ये एक टॉपिक है जो तैयार होता है। मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो देखिए अब हम अहम मुद्दे पे आते हैं। देखिए जो एग्जाम है वो आपको उसमें जो अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आपको टेस्ट सीरीज में अपेयर होना ही पड़ेगा, राइट। टेस्ट सीरीज में अपेयर होकर आपको ये फायदा होता है कि आपको पता चलता है आपका लेवल क्या है, राइट, क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं होगा आपको कैसे पता चलेगा। तो ये आप देखिएगा जो HCS के जो 3 पेपर हैं उसके लिए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं, हिंदी, इंग्लिश और GS के लिए। और ये मात्र आपको पड़ेंगी 6,999 की। आप देख पा रहे होंगे मात्र 6,999, राइट। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपको केवल प्रीमियम लेक्चर्स चाहिए और आपको केवल स्टडी मटेरियल चाहिए, राइट, तो इसमें आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। बाकी देखेंगे सब कुछ है, तो इट विल ऑल्सो कॉस्ट यू ओनली 6,999। अब देखिए पर्सनली आई विल रिकमेंड कि आप इस पैकेज को लीजिए जो है 9,999 का। इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, प्रीमियम लेक्चर्स भी मिलेंगे और आपको जो 3 के 3 टेस्ट सीरीज हैं वो भी मिलेंगे। और टोटल हमारे पास 35 टेस्ट है, 10 फॉर इंग्लिश, 10 फॉर हिंदी, 15 फॉर GS। अब जब आप इतने टेस्ट लगाते हैं, इतने क्वेश्चंस लगाते हैं और जो रिसर्च बेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जाम से आप ऑलरेडी फैमिलियर होते हैं, तो पैनिक ही नहीं होता है, राइट। इसीलिए टेस्ट सीरीज जो लेते हैं उनका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, राइट। अब देखिए इसमें भी आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर है। जैसे कि आप जानते हैं कि एज पर न्यूज़पेपर जो एक्सपेक्टेड डेट है प्री के रिजल्ट की वो है 6 जून। तो अब क्या 6 जून तक वेट करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कट ऑफ में बैठे हैं, मतलब उनको लगता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है।
तो अभी 6 जून बहुत दूर है, और यहाँ तो जो चैंपियन होते हैं, जो सिलेक्शन लेने वाले लोग होते हैं, वो घंटे का भी हिसाब रखते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या है कि वो भीड़ से पीछे ना हो जाए, हमने आपको इसमें 90% का डिस्काउंट दिया है, यानी कि 9,999 में आपने केवल 10% पे करना है, यानी कि 999 आपने पे करना है। आई रिपीट, हाउ मच? 999 ही आपने पे करना है। बाकी आप तब पे करेंगे जब आपका प्री क्लियर हो जाएगा, राइट? तो ये मुझे उम्मीद है ये एस्पिरेंट्स को ये बात समझ में आई होगी हमारी, जिससे कि उनका पैसा ना फंसे, राइट? और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उनका जो समय है वो बर्बाद ना हो। तो ये सॉल्यूशन है हमारा। और देखिए ये है, ये ऑलरेडी आपने देखा होगा स्टार्टिंग में, जो महक स्वामी मैम है, जो पहले HCS के द्वारा SDM बनी थी, फिर आज IPS है। तो उनका देखिए रिवॉर्ड है, जो गोयला क्लासेस पूरी मेहनत करता है उसका रिवॉर्ड है। और देखिए ये जब तक आप मेंस राइटिंग नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपका मेंस राइटिंग बेहतर नहीं बनेगा, राइट? तो यहाँ पर आप कॉपी देख सकते हैं मोहित जी की, जो AETU में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो देखिए इस तरह से इनकी कॉपी देखिएगा, जो मार्क्स है गोयला क्लासेस ने इसको चेक किया है, इस तरह से मार्क्स दिए जाते हैं आपको, और जो भी आपकी कमियां हैं उस पर काम किया जाता है, राइट? तो मुझे उम्मीद है आप ये बातें समझ रहे होंगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और अंत में मैं कहना चाहता हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि जितने भी हम डेली अपडेट्स डालते हैं, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो आप तक पहुंचे, और जिससे कि आप वो जो कंपटीशन है उसमें आगे रहे, पीछे ना रहे। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।